असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR 3 ऑनलाइन फाइलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और आज के सेशन में हम डिटेल में सीखने वाले हैं किस तरीके से आपको ITR 3 फाइल करनी है, स्पेशली इन केस जब आपको FNO की इनकम हो रही है या FNO से कोई लॉस हो रहा है, इंट्राडे की कोई इनकम या लॉस है, साथ ही में सैलरी की आपकी इनकम है, बिजनेस की भी आपकी कोई इनकम है, कैपिटल गेन आपको हुए हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर, या FD के ऊपर आपको इंटरेस्ट है और क्लबिंग के प्रोविजंस भी अगर आपके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। तो बहुत ही डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर क्लास आज की हमारी होने वाली है जहां पर हम ITR 3 को ऑनलाइन फाइल करना सीखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट शेड्यूल को डिस्कस करेंगे और उनकी फाइलिंग सीखेंगे। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप GST, ITR, TDS प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप फिनटेक्स प्रो के प्रैक्टिकल कोर्सेज चेक कर सकते हैं, जहां पे हम डिटेल मास्टर क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। ITR फाइलिंग की, GST फाइलिंग की और TDS फाइलिंग की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेक कीजिए। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले ITR 3 आपकी ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है असेसमेंट ईयर 25-26 की, और डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव सेशन आपको देने जा रहा हूँ। ऑनलाइन सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पर। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे जाना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। एज अ इंडिविजुअल हम इस रिटर्न को फाइल करेंगे एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। ITR फॉर्म ITR 3 आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, प्रोसीड विद ITR 3 पे आपको क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करेंगे आप। अब शेड्यूल आपको किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं, मैं पहले आपको अपनी वर्किंग दिखाता हूँ कि हमारे केस में कौन कौन सी इनकम है। तो मैं जो केस स्टडी आपको देने जा रहा हूँ मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी लूँगा जहाँ पर क्लाइंट की सैलरी की इनकम भी आती है, साथ ही में वो बिजनेस भी करता है। अब जनरली देखिए, आपको ऐसा कॉमनली मिलेगा नहीं कि एक पर्सन जॉब भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है, बिकॉज जब आप जॉब करते हैं तो अलाउ होता नहीं है बिजनेस करना। इसीलिए कई बार ये दिक्कत भी आ जाती है, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, तो उस केस में आप अपने अकाउंट से अगर FNO और इंट्राडे करते हैं तो वो कहीं ना कहीं टेक्निकली सही नहीं होता है। इसलिए देखा गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ज़्यादातर वो अपनी फैमिली मेम्बर के नाम पे डीमैट अकाउंट खुलवा करके वहाँ पे काम करना प्रेफर करते हैं FNO और इंट्राडे का। जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट करने की, इन्वेस्टमेंट करना अलाउ होता है। कैपिटल गेन में आप दिखा सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब बात आती है FNO की, जब बात आती है इंट्राडे की, तो वो अगर आप अपने अकाउंट से करते हैं तो जॉब के साथ में थोड़ा सा वो कॉन्ट्राडिक्शन तो हो जाता है। आप बताइए, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्या आप अपने नाम से ही जॉब के साथ में FNO और इंट्राडे करना प्रेफर करते हैं, या अपने फैमिली मेंबर के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करवा के वहाँ से उसको रूट करना प्रेफर करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, हमारा जो केस है, हम यहाँ पर सैलरी इनकम भी लेके चलेंगे और सैलरी इनकम के साथ हाउस प्रॉपर्टी नहीं है लेके चल रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके केस में है तो हाउस प्रॉपर्टी भी आप ITR 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं। ITR 3 वन ऑफ द डिटेल रिटर्न होती है जिसमें आप सारे हेड्स की इनकम एक इंडिविजुअल की रिपोर्ट कर सकते हैं। देन PNL अकाउंट हमारा है। अब PNL अकाउंट में जो नॉर्मल हमारा बिजनेस है उसकी इनकम भी हमने यहाँ पर शो की हुई है, और नॉर्मल बिजनेस के साथ साथ ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग और न्यू मिल रही होंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक है इंट्राडे की इनकम आपको मिल रही है। अब इंट्राडे की इनकम कितनी है हमारी? 1 लाख रुपीज़ की इंट्राडे की इनकम है। दूसरी तरफ आपको एक FNO का लॉस दिख रहा होगा। अब FNO का लॉस कितना है? 45,747। तो आपको आज पता चलेगा कि FNO का लॉस किस तरीके से रिपोर्ट करना होता है। मैं आपको साथ ही में इसके सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे ये सेट ऑफ हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मेनली हमारे दो बिजनेसेस हैं। एक बिज़नेस हमारा नॉर्मल बिज़नेस है, जो देखिए जिसकी मेरे को ग्रॉस रिसीट्स मिली हैं और फिर परचेजेस आ गई हमारी, ये मेरे नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस आ गए। दूसरा मेरा शेयर मार्केट का है जिसमें FNO और इंट्राडे है। तो दो बिजनेस हैं, दोनों बिजनेस के लिए अलग अलग PNL और बैलेंस शीट नहीं बनेगा। आपको एक कंसोलिडेट PNL और कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी होगी अपनी, एंड उसी को रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स पोर्टल पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार आता है मेरे पास जो कि टैक्स प्रोफेशनल्स पूछते हैं कि क्या सर हम अलग अलग अप्रोच लेकर के चल सकते हैं? जैसे इनकम टैक्स में PGBP के अंदर दो तरीके की स्कीम्स काम करती हैं। एक स्कीम हमारी होती है नॉर्मल स्कीम, जिसके अंदर आप बैलेंस शीट PNL प्रिपेयर करते हैं, अपने सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं एंड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। दूसरी स्कीम होती है आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम।
तो कई बार क्वेरी ये आती है कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो हमारी शेयर मार्केट की एफएनओ की और इंट्राडे की जो इनकम आ रही है उसको हम दिखाएं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, एंड बाकी जो हमारा बिजनेस है उसको हम नॉर्मल बिजनेस में दिखाएं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ये अलाउ नहीं होता है। दोनों बिजनेसेस के लिए, जितने भी बिजनेसेस हैं उन सभी के लिए आपको एक ही अप्रोच फॉलो करके चलना होगा। अगर आप 44 एडी में जाना चाहते हैं तो फिर आपको सारी इनकम को 44 एडी में ले जाना पड़ेगा। बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इंट्राडे की और एफएनओ के केस में 44 एडी में जाएं, ऐसा मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। तो आप उसमें मत जाइएगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप जा सकते हो बट मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज उस केस में क्या है ना, आपके प्रॉफिट्स इतने होते नहीं हैं, तो मिनिमम प्रॉफिट दिखाने की रिक्वायरमेंट आती है 44 एडी में। तो इसी वजह से मैं मना करता हूं कि आप उसमें मत जाइए, तो ज़्यादा बेटर है। नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, जैसे हमने यहाँ पर अपना एक पीएनएल प्रिपेयर, नॉर्मल पीएनएल है, उसके साथ में हमने इंट्राडे की जो इनकम हुई है उसको हमने यहाँ रिपोर्ट कर दिया, इंट्राडे की इनकम आ गई, और एफएनओ के लॉस को हमने डेबिट साइड में डाल दिया। सिंपल है, जो इनकम है वो क्रेडिट साइड में आ गई इंट्राडे की, और जो लॉस है वो हमने डेबिट साइड में डाल दिया। प्लस टर्नओवर भी आपको सेपरेटली कहीं रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हमारा नॉर्मल बिजनेस का टर्नओवर है जो हमने यहाँ रिपोर्ट किया, बट जो आपका इंट्राडे का और एफएनओ का टर्नओवर है वो आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेट अमाउंट आ रहा है, जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, उसको खाली आप रिपोर्ट कीजिए। अगर आपको इंट्राडे का लॉस हो रहा है तो फिर वो डेबिट साइड में जाता है, जैसे हमने डेबिट साइड में एफएनओ का लॉस दिखाया हुआ है इस तरीके से। नाउ पीएनएल आप समझ गए। पीएनएल के बाद हमारी बनती है यहाँ पर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के अंदर देखिए किस तरीके से बनाना होता है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी और डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी हम फिल करना सीखेंगे आज की आईटीआर में, तो आज की कॉम्प्रिहेंसिव आईटीआर आपकी होने वाली है। बट डेप्रिसिएशन जो है ना वो हमने लिया है जो हमारे नॉर्मल बिजनेस का है। नॉर्मल बिजनेस मतलब जो हमारा ये जो बिज़नेस है, नॉर्मल बिज़नेस जो हम करते हैं, उसमें जो हमारी असेट्स हैं उसका डेप्रिसिएशन लेकर के हम यहाँ पर चल रहे हैं। एंड उसके बाद देखेंगे आप बैंक बैलेंस हमारे बैंक से आ जाता है यहाँ पर। करंट लायबिलिटीज़ जो है, जो आपको ये 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट आपको लेकर के चलनी है, और उसके बाद आपका प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है, एंड बाकी बैलेंसिंग फिगर से आपकी कैपिटल अकाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका एक बैलेंस शीट और पीएनएल आपको प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद अच्छा डिटेल में अगर आप मेरे से पूछेंगे, कई बार मेरे से क्वेरी आती है कि सर बैलेंस शीट बनाना ना हमको डिटेल में सिखाइए। देखिए मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आप बैलेंस शीट बनाना सीखते, बैलेंस शीट कभी भी बनाई नहीं जाती है, बैलेंस शीट हमेशा फाइनलाइज की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट जो बनती है ना वो बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग एंट्रीज बनती है। जो आप जनरल एंट्रीज डालते हैं उसके बेसिस पर आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों ही प्रिपेयर होते हैं। तो कभी भी आप अगर ऐसा बोलेंगे कि सर बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना सिखाओ, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट टर्म। आप ये बोल सकते हैं सर मुझको अकाउंटिंग करना सिखाइए। इन दैट केस आपको अकाउंटिंग करनी होगी अपने सारे रिकॉर्ड्स की। उस अकाउंटिंग के बाद आपके बैलेंस शीट पीएनएल प्रिपेयर होते हैं जो कि ड्राफ्ट होते हैं, फिर हम उसमें फाइनलाइजेशन करते हैं। फाइनलाइजेशन के टाइम पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजंस कैलकुलेट करते हैं, और इस तरीके से बाकी सारी चीज़ों को भी इसके अंदर पुट किया जाता है, वेरीफाई करते हैं डेटा आप दूसरी जगह से। तो हम इसको केवल फाइनलाइज करते हैं। आप अगर रॉ बैलेंस शीट और पीएनएल खाली बनाना चाहते हो तो वो एस्टिमेट बेसिस पर ही बनाया जाता है, एंड उसमें आपको रफली डेटा लेना होता है। रफली डेटा का मतलब ये है, जैसे ये केस देखोगे आप हमारा, तो अगर आप रफ बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना चाहते हो वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कैसे बनाया जाता है। लेट्स सपोज आपको टर्नओवर जो लेना है वो अपने जीएसटी से लेना है। अब जीएसटी के अंदर जो आपका टर्नओवर आ रहा है वो आपका मैच होना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए। बाकी परचेजेस भी आपके जीएसटी से मिल जाएंगी। एक्सपेंसेस जो आपने अपने बैंक अकाउंट से एक्सपेंसेस किए वो एक्सपेंसेस आपको लेने हैं। एंड डेप्रिसिएशन कैसे बनता है? डेप्रिसिएशन के लिए हमारा एक डेप्रिसिएशन शेड्यूल है जो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आपका पीएनएल प्रिपेयर होता है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो आपका डेप्रिसिएशन, ये फिक्स असेट जो है वो डेप्रिसिएशन शेड्यूल से आता है, और उसके बाद आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर आ गया, करंट लायबिलिटीज़ आ गई, और बैलेंस जो बचा वो हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो एक तरीके से रफली आप बना सकते हो, बट वो 100% करेक्ट अप्रोच नहीं होती है। अगर 100% सीखना है तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी होगी। मूविंग टू द डेप्रिसिएशन शेड्यूल। डेप्रिसिएशन शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल हमने बनाया है, जहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं हमारे, एक 40% ब्लॉक है, एक 50% ब्लॉक है। एंड इन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये पूरी कैलकुलेशन होती है। आप यहाँ पर अपनी फिगर डाल करके इसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे कैपिटल गेन शेड्यूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एफएनओ और इंट्राडे के साथ साथ हमारे शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म गेन भी हैं और शॉर्ट टर्म गेन भी हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का हमने यहाँ बाइफर्केशन किया हुआ है। लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन जो है वो सेक्शन 112A में जाते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके 111A के अंदर जाते हैं। नाउ इसमें एक चीज़ और आती है, बिफोर एंड आफ्टर 23 जुलाई।
इसके लिए आप क्या करेंगे ना, जैसे ये ज़ीरोधा से हमने डेटा लिया हुआ है, तो ज़ीरोधा की शीट आप लीजिए। ज़ीरोधा के अंदर जो फर्स्ट वाली शीट होती है उसके अंदर आपको फ़िल्टर लगाना होगा, बिफोर 23rd कितना है, आफ्टर 23rd कितना है। उसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ बिकॉज ITR 2 की ITR 3 की मेरी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। इस वीडियो के बाद आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा अगर आपको बिफोर और आफ्टर निकालने में दिक्कत आती है तो वो वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिफोर एंड आफ्टर में क्या क्या किस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, तो हमने बाइफरकेट ऑलरेडी किया हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बिफोर एंड आफ्टर में। अच्छा, P&L के अंदर जो इंट्राडे और FNO है, इसमें आपको बिफोर एंड आफ्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। पहले भी स्लैब रेट से लगता था, अब भी स्लैब रेट से लगेगा, तो इसमें बिफोर एंड आफ्टर नहीं करना होता। ओनली जो कैपिटल गेन है उसके केस में आपको बिफोर एंड आफ्टर 23 जुलाई का कंपैरिजन करना होगा बिकॉज रेट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं इस वजह से। उसके बाद अदर सोर्सेज की बात करें तो आपका FD का इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको अपने AIS से चेक करना है, वो यहाँ पे पुट करना है। एंड उसके बाद क्लबिंग के प्रोविजंस भी हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली इंडियंस जो है वो इग्नोर करते हैं। अब क्लबिंग के प्रोविजंस क्या बोलते हैं, क्लबिंग के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी वाइफ के नाम से FD करवाई, आपने अपने बेबी के नाम से FD करवाई, तो उस केस में वो इनकम आपके हैंड पे क्लब कर दी जाती है। स्पाउस की जहाँ तक बात करें, देखो स्पाउस के केस में लॉ क्लियरली बोलता है, जैसे मैंने अपने वाइफ के नाम से FD करवाई है, अब मेरी वाइफ को जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस FD के ऊपर वो मेरी ITR में शो किया जाएगा। क्लबिंग के प्रोविजंस में सेक्शन 64 ये चीज़ बोलते हैं। अब इसी तरीके से मैंने अपने बेबी की भी एक FD कराई है और मोस्टली आपको इंडियन फैमिली में मिलेगा कि हम वाइफ के और बेबी के नाम से कराते हैं। तो उस केस में आपके हैंड पे वो चीज़ टैक्सेबल होती है। मोस्टली लोग जो है टैक्स पेयर जो है वो क्लबिंग के प्रोविजंस को इग्नोर करते हैं, इसीलिए मैं बहुत थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा बिकॉज सही से आप अपनी ITR फाइल करें, यही फिनटेक्स प्रो की अप्रोच हमेशा रहती है। उसके बाद बारी आती है माइनर को जो FD पे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब माइनर के केस में केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। माइनर के केस में वो उस पेरेंट के हैंड पे टैक्सेबल होगी जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा है। जैसे हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, वाइफ की इनकम लेट सपोज ज़्यादा है और हस्बैंड की इनकम कम है, तो उस केस में जो माइनर चाइल्ड का FD का इंटरेस्ट होगा वो वाइफ के हैंड पर टैक्सेबल किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इन्वेस्टमेंट किसने करी है। लेट सपोज वो जो इन्वेस्टमेंट की FD कराई वो हस्बैंड ने कराई है बट इनकम वाइफ की ज़्यादा है, तो वाइफ के हैंड पे वो टैक्सेबल किया जाएगा। ये माइनर के केस में इनकम टैक्स का प्रोविज़न रूल इस तरीके से काम करता है। स्पाउस के केस में सिंपल है, अगर आपने अपने स्पाउस की कराई है तो वो उसका इंटरेस्ट आपके हैंड पे टैक्सेबल होता है। तो ये चीज़ काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नाउ उसके बाद हमारी कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम जाएंगे सीधा अपनी ITR की तरफ और ITR में जो जो रेलेवेंट शेड्यूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस बार बिज़नेस के केस में बिज़नेस कोड भी चेंज हो गए हैं शेयर मार्केट के। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बिज़नेस कोड यहाँ अलग से डालने पड़ेंगे, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से पूरी वीडियो देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और न्यू चेंजेस भी इस बार ITR 3 में आए हैं। सैलरी शेड्यूल हम फिल करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपका है तो हाउस प्रॉपर्टी चेक करके आप उसकी डिटेल्स भी डाल सकते हैं। कैपिटल गेन तो हम फिल करेंगे, सेक्शन 112A भी फिल करेंगे। वीडियो शेड्यूल ये रहा, अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन किए तो आपको ये शेड्यूल फिल करना होता है। अदर सोर्सेज हम फिल करेंगे। उसके बाद शेड्यूल SPI, इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस माइनर चाइल्ड इंक्लूडेबल इन इनकम ऑफ असेसी एज पर सेक्शन नंबर 64। मैंने आपको बताया बहुत सारे टैक्स पेयर इस प्रोविज़न को इग्नोर करते हैं और गलत रिपोर्टिंग करते हैं ITR के अंदर, मतलब वो इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग मानी जाती है। अगर आपने अपनी वाइफ के नाम से, अपने बेबी के नाम से कोई भी FD करवाई है, देन उसकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपके हैंड पर टैक्सेबल की जाएगी। हाँ, अगर उस पर कोई TDS कटा है तो वो TDS भी आप क्लेम कर सकते हो, नो डाउट इन दैट। अगर उस पर TDS है वो भी आप क्लेम कर सकते हो एंड उस इनकम को भी आप क्लेम कर सकते हो। एंड नेक्स्ट शेड्यूल जो आता है वो शेड्यूल SI आता है, स्पेशल इनकम, स्पेशल रेट की जो आपको इनकम है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करके चलनी होती है। और उसके बाद आप जाएंगे, एग्जम्प्ट इनकम है, शेड्यूल पास थ्रू इनकम है, फॉरेन सोर्स से कोई इनकम है, टैक्स रिलीफ है। ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आज के सेशन में, बट अगर फॉरेन से इनकम होती है तो FSI और TR शेड्यूल आपको फिल करना होता है। आपको किसी ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट से इनकम मिलती है, PTI शेड्यूल है, कोई एग्जम्प्ट इनकम मिली है तो एग्जम्प्ट इनकम शेड्यूल फिल करना होता है। तो हर शेड्यूल की एक इंपॉर्टेंस होती है। हम जो रेलिवेंट आज के सेशन में वही डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज टैक्स ऑडिट होता है तब मैंडेटरी होता है, अदरवाइज यहाँ ज़रूरी नहीं होता है। अच्छा, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है, बिकॉज हमारे केस में देखो FNO का लॉस है, तो सर क्या यहाँ पे टैक्स ऑडिट नहीं आएगा? देखिए, टैक्स ऑडिट के लिए आपकी 2 कंडीशंस आपको चेक करनी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ दिस कि आपका टर्नओवर कितना है। जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो 100% आपका जो
सेल है, जो भी रिसीट्स हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, वो आप ऑनलाइन करते हैं, यूपीआई से करेंगे या नेट बैंकिंग से करेंगे, 100% ऑनलाइन वो ट्रांजेक्शन्स होगी। ऑनलाइन के केस में जो टर्नओवर लिमिट होगी वो 10 करोड़ रुपीज़ हो जाएगी आपकी। तो टर्नओवर लिमिट अगर आप देखेंगे, मेरी बिजनेस की टर्नओवर जैसे आप चेक कीजिए, 1,07,88,000 ये हो गई, 1,86,560 ये हो गई, 2,80,360 ये हो गई। तो ये तो बहुत कम टर्नओवर है, 10 करोड़ से तो काफ़ी कम टर्नओवर है। तो टर्नओवर के बेसिस पर तो टैक्स ऑडिट होगा नहीं। दूसरा सिनेरियो आपको देखना होता है प्रॉफिट वाला सिनेरियो। प्रॉफिट जो है वो आपको दिखाने होते हैं, एक लिमिट के ऊपर ही दिखाने होते हैं। अगर आप उस लिमिट के अंडर प्रॉफिट दिखाएंगे तब आपको चेक करना होता है कि टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। या फिर आप लॉस क्लेम करना चाहते हैं, अगर खाली लॉस है। अब हमारे केस में देखो ऐसा नहीं है कि खाली लॉस है, हमारे केस में तो लॉस हमारा ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में सेट ऑफ के प्रोविजंस होते हैं। सेट ऑफ के प्रोविज़न ये बोलते हैं कि जो आपका ये वाला लॉस है, एफएनओ का जो आपका लॉस है, ये वाला लॉस आपका सेट ऑफ हो जाएगा नॉर्मल से। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो अगर इंट्राडे का भी लॉस होता है, इंट्राडे की इनकम है तो वो तो ऐड हो जाएगी, बट अगर इंट्राडे का लॉस होता तो इंट्राडे का लॉस हमारा नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होता, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता और नेक्स्ट ईयर इंट्राडे की इनकम से ही एडजस्ट होता। इंट्राडे के लॉस में और एफएनओ के लॉस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, नोट कर लीजिएगा। इंट्राडे का जो लॉस होता है वो होता है आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, और वो लॉस केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर नेक्स्ट ईयर आपको इंट्राडे में इनकम होती है, केवल उसी से आप एडजस्ट करवा सकते हो उसको। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें एफएनओ के लॉस की, तो एफएनओ का लॉस जो होता है वो नॉर्मल बिजनेस का लॉस होता है और उसको आप नॉर्मल इनकम से एडजस्ट करवा सकते हो। इसीलिए हमारे केस में आपने देखा होगा ये जो लॉस है ये इस वाली इनकम से, जो हमारी इनकम है नॉर्मल बिजनेस की, उससे सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको अपना पीएनएल में एक बार चेक करना है कि किस तरीके से हम टैक्स ऑडिट पे थे। तो प्रॉफिट लिमिट की बात करते हैं। प्रॉफिट लिमिट क्या बोलती है? प्रॉफिट लिमिट ये बोलती है कि अगर आप ओनली लॉस क्लेम करना चाहते हो और आपने 44AD को अगर ऑप्ट किया है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछले 5 असेसमेंट ईयर में 44AD को ऑप्ट नहीं किया, उस केस में अगर आप लॉस क्लेम करना चाहते हो तो लॉस क्लेम करने के लिए आपको बैलेंस शीट, पीएनएल, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे, तब आप विदाउट ऑडिट कर सकते हो। अगर आप बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो उस केस में आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। ये हमारे टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस बोलते हैं प्रॉफिट के केस में। अगर आपको ये प्रॉफिट वाला पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल लगता है ना, तो मैंने टैक्स ऑडिट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, तो वहाँ से रेफर कीजिएगा। लेकिन सिंपल कंसेप्ट बताऊँ, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपने 44AD कभी भी ऑप्ट नहीं किया, आप नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके अपने लॉसेस को दिखा सकते हो विदाउट टैक्स ऑडिट भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 44AD को ऑप्ट किया है, उस केस में आपको दिक्कत है, वहाँ टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी लॉस के केस में। थोड़ा सा ये वाला प्रॉफिट वाला पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं किसी प्रोफेशनल से भी एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा ऑडिट वाले पॉइंट के लिए, ठीक है। बाकी सैलरी इंडिविजुअल में दिक्कत नहीं होती, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको। अगर 44AD है, बिजनेस है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। डेप्रिसिएशन शेड्यूल है, तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल हम जो है यहाँ से फिल करेंगे स्टार्टिंग के 2 डिडक्शंस हम कोई भी फिल नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज डिडक्शन न्यू रिजीम में हम फाइल करेंगे तो डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर। और ये डेफर टैक्स ऑन ई शॉप, इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। अदर्स में आप जाएंगे, CYLA BFLA शेड्यूल को आप इनेबल रहने दीजिए, यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। सबसे पहले जाएंगे हम पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप एक बार अपनी चेक करेंगे। फाइलिंग सेक्शन में जाएंगे तो फाइलिंग अंडर सेक्शन ड्यू डेट आपकी रिटर्न की क्या है, सो 31 जुलाई इज़ द ड्यू डेट। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये लगती है कि बिकॉज ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, यहाँ पर जो मेंशन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था 31 जुलाई और दी एक्सटेंडेड डेट, बट यहाँ पर इन्होंने 31 जुलाई को ही मेंशन किया हुआ है। और इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज़ बताऊं, आज 30 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही लाइव आई है ITR 3। अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि आज आपने ITR 3 लाइव की है और कल इसकी ड्यू डेट है। तो वैसे ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, 15 सितंबर तक आप फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्डिंग्स होनी चाहिए थी ड्यू डेट और एक्सटेंडेड, एज एक्सटेंडेड। नेवरदलेस 31 जुलाई है, उसको क्लिक करते हैं। 139(1) आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा।
उसके बाद आपसे पूछ रहा है मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। अब इस बार थोड़ा सा टिपिकल हो गया है यहाँ पर, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके आराम से और प्यार से समझाऊंगा जिससे आप गलती ना करो। यहाँ करंट असेसमेंट ईयर बाय फाइलिंग 10 IEA, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि करंट ईयर में अगर आप न्यू रिजीम से, देखिए अब जो है ना आपकी न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है वो डिफ़ॉल्ट रिजीम हो चुकी है, एंड ओल्ड रिजीम जो है उसको आपको न्यू से ऑप्ट आउट होके तब आप ओल्ड के अंदर जा सकते हैं। तो क्वेश्चन इज दिस, जब आपको ऑप्ट आउट करना है ना न्यू रिजीम से, तो न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म 10 IEA, ठीक है। लेकिन वो फॉर्म किसको फाइल करना होता है? जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है उसको फाइल करना है। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो ITR 1 और 2 के अंदर आप नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सिनेरियोज हमारे बनते हैं, इसीलिए जब आपने सैलरी की ITR 1 और 2 फाइल की होगी तो कभी भी फॉर्म 10 IEA का जिक्र नहीं आया होगा, लेकिन अब फॉर्म 10 IEA जरूरी हो जाता है। तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप करंट ईयर में ऑप्ट आउट करेंगे न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करेंगे और ओल्ड में जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन आपके ऊपर अप्लाई होगा? पहला ऑप्शन है बाय फाइलिंग 10 IEA। ये ऑप्शन कब अप्लाई होगा? जब आपके पास बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। और मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, FNO की इनकम, इंट्राडे की इनकम आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम ही मानी जाती है। तो अगर आपको FNO और इंट्राडे की है, जो हमारा केस है, तो आपको यहाँ चेक करना है। दूसरा है बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन द रिटर्न ऑफ इनकम ओनली। तो रिटर्न ऑफ इनकम के लिए कब है? जब आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं हो रही, तब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में ये वाला ऑप्शन जो है, दिस इज़ द रेलिवेंट ऑप्शन ना। उसके बाद एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ 115BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IEA इन असेसमेंट ईयर 24-25। अब आपसे पिछले ईयर का पूछा जा रहा है, लास्ट असेसमेंट ईयर में क्या आपने ऑप्ट आउट किया था? हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट? लास्ट ईयर का भी मैं सिनेरियो आपको क्लियर कर देता हूँ। लास्ट ईयर भी न्यू रिजीम हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम थी, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि लास्ट ईयर क्या आपने ऑप्ट आउट किया था न्यू टैक्स रिजीम से? तो मेरा जो केस है, लास्ट ईयर भी हम न्यू रिजीम में थे, करंट ईयर भी हम न्यू रिजीम में जाएंगे, तो हमने ऑप्ट आउट नहीं किया था। इसीलिए हम जो आंसर देंगे यहाँ पर देंगे नो, प्लीज़ सेलेक्ट नो इवन इफ फॉर्म 10 IEA वाज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। और येस है, येस के केस में, येस वाला केस कब है? जब आपने लास्ट ईयर ऑप्ट आउट किया था, बट हमने ऑप्ट आउट नहीं किया था, तो हम नो पे सेलेक्ट करेंगे, नो पे हम सेलेक्ट कर देंगे। तो हमसे 10 IEA की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आपने लास्ट ईयर 10 IEA फाइल किया है तो आप यहाँ पे येस करेंगे और 10 IEA की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी जो लास्ट ईयर आपने फाइल किया होगा। बट हमने नहीं किया तो हम नो करेंगे। एंड नो के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन करंट असेसमेंट ईयर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि करंट असेसमेंट ईयर में क्या आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हो? तो नहीं, हम करंट ईयर में भी न्यू में जाएंगे, लास्ट ईयर भी हम न्यू में थे, तो हम यहाँ भी नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज हम लास्ट ईयर भी न्यू में थे, करंट ईयर भी न्यू में है, इसीलिए कहीं पर भी हमसे फॉर्म 10 IEA की इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं मांगी गई है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, पर ध्यान से अगर आपने समझा है तो इजीली आप इसको फाइल कर लेंगे। नाउ उसके बाद सेट बी जो है, यहाँ आपको कुछ नहीं डालना, बिकॉज हमारा सेट ए हमारे ऊपर एप्लीकेबल था, तो वो हमने ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप जाएंगे नीचे, रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या है? रेजिडेंट है। और रेजिडेंट की कंडीशन क्या है कि यू वर इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। मोस्टली इंडियंस के ऊपर ये वाली कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। बाकी इन सब में आप नो कर सकते हैं। डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ 115H, इसमें नो कीजिए। पोर्टुगीज सिविल कोड जो है गोवा एंड दमन एंड दीव के रेजिडेंट पर लगते हैं, आप यस करके आपको इसका शेड्यूल होता है, फिर वो फिल करना होता है। वेदर दिस रिटर्न इज फाइल बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, कब फाइल करता है? कई बार आप क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स हैं या कोई फैमिली में एक्सपायर हो गया है, तो डिकीज़ के केस में ITR कैसे फाइल की जाती है? तो डिकीज़ के केस में जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव असेसी जो है उसको ITR फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे येस करके आपको आगे प्रोसीड करना होता है अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ITR फाइल कर रहे हैं तो। वेदर यू वर डायरेक्टर, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे प्रीवियस ईयर में, तो येस करके उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप पार्टनर थे किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो आपको येस करके पार्टनरशिप फर्म की इन्फॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज आप यहाँ नो करेंगे। आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपने हेल्ड किए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अच्छा, मैं क्लैरिफाई कर दूँ, यहाँ पर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं। अगर हमने जो काम किया है जीरोदा पे वो सारा लिस्टेड शेयर्स का है ना, तो लिस्टेड शेयर्स की रिपोर्टिंग यहाँ आपको नहीं करनी होती है। अनलिस्टेड शेयर्स होता है प्राइवेट इक्विटी में या किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, प्राइवेट कंपनी में जो लिस्टेड नहीं है, उसके शेयर्स आपके पास हैं, तब आपको यहाँ येस करके उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। और कई बार ऐसा भी होगा,
कई बार ऐसा भी होगा, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, कि आपको ITR 3 केवल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए फाइल करनी हो। जैसे लेट्स सपोज आपको सैलरी की इनकम मिलती है खाली, और कोई इनकम नहीं है, मतलब FD की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की, और सैलरी की इनकम हो गई, लेकिन आपने किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर लेट्स सपोज 1% का आपको वहाँ से इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है, 1% की शेयर होल्डिंग आपके पास है उस कंपनी की, तो उस केस में भी आपको ITR 3 के अंदर यहाँ पर जो फाइल करना होगा और रिपोर्ट करने होंगे कितने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। ITR 3 में, ITR 2 में भी रिपोर्ट कर सकते हो आप ये चीज़, मतलब ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी आपको फिर ये बड़ी ITR जो होती हैं वो चूज़ करनी होगी। एंड यहाँ पे येस करके, ITR 2 में भी ये सेम ऑप्शन पूछा जाता है, आप येस करके उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, ठीक है। लेकिन लिस्टेड शेयर्स के लिए यहाँ कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, क्या आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है? तो नॉन रेजिडेंट तो है नहीं, तो हम यहाँ नो करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया हमारे पैन नंबर के बेसिस पर, तो यहाँ आपको कुछ डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। कि आप IFSC सेंटर में हैं तो यहाँ नो कीजिए। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यहाँ भी नो करेंगे। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, आपको 50 करोड़ से ज़्यादा का रिफंड है तब आपको ये मैंडेटरी लेना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट आता है ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से चलिएगा। आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन नंबर 44AA। अब 44AA की एक डिटेल कंडीशंस हमको प्रोवाइड करता है सेक्शन नंबर 44AA। अगर आपके प्रॉफिट एक लिमिट से ज़्यादा हैं, टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा है, पिछले 3 सालों का, 1 साल का भी नहीं, पिछले 3 सालों का, तो आपके लिए मैंडेटरी है यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। लेकिन हमारे केस में हमने ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं। स्पेशली अगर आपको FNO का और इंटरडे की इनकम हो रही है, तो मैं स्टार्टिंग से, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा नहीं है कि आप जनरल एंट्री मारो बैठ करके, आप अपना P&L और बैलेंस शीट एस्टिमेटेड बेसिस पर एक्यूरेटली बनाने की कोशिश कीजिए, जो फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड किया उसके अंदर, एंड उसके बेसिस पर आप रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आप उस बेसिस पर उसको रिपोर्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कई बार लोग मेरे से बोलते हैं कि सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाते हैं, नो अकाउंट केस में चले जाते हैं। मत जाइए, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ। मतलब अभी तक हमने हज़ारों नहीं लाखों रिटर्न्स फाइल की होंगी शेयर मार्केट की, और सब स्टार्टिंग से मैंने बहुत वीडियोस भी इसके टॉपिक के ऊपर बनाई हैं। तो आप फ्यूचर में थैंकफुली रहेंगे मेरे लिए अगर आप ये अप्रोच फॉलो करके चलेंगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। देन A2 है, वेदर असेसिस डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन नंबर 44AE 44। अब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होते हैं, इसको मत ऑप्ट कीजिएगा शेयर मार्केट या FNO के केस में। क्योंकि अगर करंट ईयर में प्रॉफिट है, आपके माइंड में 1% आ सकता है कि मैं छोटी ITR 4 में दिखा देता हूँ, लेकिन जिस ईयर लॉस होगा ना, उस ईयर आप बहुत पछताओगे, क्योंकि फिर टैक्स ऑडिट का प्रोविज़न आ जाएगा। तो 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में टैक्स ऑडिट फिर सीधा 25-30-50 हज़ार पे जाएगा। तो इसीलिए आप येस करो, बुक्स ऑफ अकाउंट नॉर्मल बेसिस पर मेंटेन करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इफ़ नो वेदर ड्यूरिंग द ईयर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट क्या आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है? तो यहाँ पे पहला है यस, दूसरा है नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, एंड तीसरा है नो टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़। हमारे केस में टर्नओवर अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 करोड़ 7 लाख ये हो गया, 1,86,560 ये हो गया, 280,360 ये हो गया। तो मोटा मोटा 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का हमारा टर्नओवर है। तो हमको यहाँ पर यस ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। और आई डोंट नो क्या इशू है, बट यहाँ पर जो वर्डिंग्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो हमारे ITR फॉर्म्स के अंदर आई थी। ये ITR फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि नोटिफाइड हुआ था, ITR 3 फॉर्म है, ऑफिशियल गैजेट का मैं आपको ये ITR 3 दिखा रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 41/2025 30 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया था, ITR 3 फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक है। इसमें ये वाला ऑप्शन देखिएगा किस तरीके से, आई डोंट नो क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है ये दिस वन, और यहाँ पे हमने येस सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब येस सेलेक्ट करने के बाद में ये 2 ऑप्शन हमारे इनेबल हुए हैं जिसकी हमें चर्चा कर रहा हूँ। अब इसको पढ़िएगा ध्यान से। इफ येस इज सेलेक्टेड इन A21 whether aggregate of all amount received during including amount received for sale, turnover or gross receipt or on capital account like capital contribution, loan etc. during the previous year in cash and account pay check DD does not exceed 5% of the said amount। मतलब कैश में जो आपको रिसीविंग हुई है वो 5% को एक्सीड नहीं कर रही है, तो हमको यहाँ पे येस करना होता है। तो हमारे केस में सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन है, तो हम यहाँ पर येस सेलेक्ट करते हैं।
ठीक है। दूसरा ये पेमेंट के रिस्पेक्ट में पूछता है कि वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट सच एज asset acquisition, repayment of loan in cash and non-account paycheck DD during the previous year does not exceed 5% of the said amount। मतलब टोटल पेमेंट जो आपने कैश में की है वो 5% से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल चेक हमको करना होगा। यस, यस का मतलब ये होता है कि हमारी जो पेमेंट है वो भी 5% से कम है, और रिसीट में भी हमने यस किया है। इसका मतलब हमको जो रिसीव हुआ है कैश में वो भी 5% से कम है। दैट मीन्स हमारा बिजनेस जो है वो ऑनलाइन कंप्लीटली बिजनेस है, और हमारे केस में जो टर्नओवर की लिमिट लगेगी दैट वुड बी 10 करोड़ रुपीज़। सिंपल है। और ये चीज़ ITR यूटिलिटी के अंदर भी इसी तरीके से दी हुई है। अगर आप ITR यूटिलिटी में देखेंगे, सो दिस इज़ द यूटिलिटी, और ये यूटिलिटी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही लॉन्च की थी ITR 3 की। इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखी है तो। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है, जो 5% वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है जो हमको दी हुई थी इन्होंने वहाँ पर जो फॉर्म में दी हुई है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, बट जैसे ही आप ITR फॉर्म के अंदर ऑनलाइन के अंदर जाएंगे, आपका क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। नाउ क्या अथॉरिटी है इनकम टैक्स के मतलब कौन बना रहा है? इन्फोसिस बना रहा है इसको। क्या इन्फोसिस के पास ये अथॉरिटी है कि जो फॉर्म्स में लिखाया हुआ है वो उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से पूछे? क्या पूछ रहा है? इफ़ येस इज सेलेक्टेड, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? प्लीज प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश एंड नॉन अकाउंट पे चेक। ये वैल्यूज हमको प्रोवाइड करनी है, और वैल्यूज अगर प्रोवाइड करनी है तो आप येस और नो क्यों पूछ रहे हो? यहाँ पे वैल्यूज पूछो। और ये क्वेश्चनियर तो है ही नहीं इस वाले पॉइंट के अंदर। क्वेश्चनियर हमारा कुछ और है, आप हमसे बोल रहे हो वैल्यू प्रोवाइड करो। मुझे लगता है क्वेश्चन की इन्होंने पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया, बट ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो गलत है। ITR फॉर्म के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको वैल्यूज़ देनी होगी। वैल्यू नहीं देनी है आपको पेमेंट की। आपको जो देना है वो ये बताना है कि जो एग्रीगेट ऑफ अमाउंट है दैट कैश में डज नॉट एक्सीड, और यहाँ पर हम येस करते हैं अगर हमारा ऑनलाइन काम है। तो मैं उस अप्रोच को लेकर के यहाँ पर येस कर रहा हूँ। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। क्या चेंज हुई हैं? अब आपको नए बिजनेस कोड आ गए हैं शेयर मार्केट के लिए, वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए भी एक नया बिजनेस कोड आया है, उस पर कभी एक डिफरेंट सेशन में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। बट अभी हम करेंगे शेयर मार्केट के लिए। अब शेयर मार्केट में देखो कौन कौन से ऑप्शंस आपके ऐड हुए हैं। एक तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है, ये हम सेलेक्ट करेंगे बिकॉज हमारे केस में इंट्राडे है। फ्यूचर एन ऑप्शन है तो हम ये वाला ऑप्शन भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे। एंड कैपिटल गेन है तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर भी यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन बाइंग एंड सेलिंग को अगर आप यहाँ नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग शेयर ये तब आपको सेलेक्ट करना है जब आप कैपिटल गेन में नहीं दिखा रहे हो। बाइंग और सेलिंग शेयर जो है वो हम अभी कैपिटल गेन में रिपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा ट्रेडिंग नहीं है। जब आप एक 100% ट्रेडर होते हैं तब आप अपनी ये वाली जो कैपिटल गेन की इनकम है आप कैपिटल गेन में नहीं रिपोर्ट करते, आप उसको प्योरली बिजनेस में रिपोर्ट करते हैं। तो जो 100% ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। बट आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म बाइंग और लॉन्ग टर्म बाइंग है वो हमने कैपिटल गेन में क्लासीफाई की हुई है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्पेकुलेटिव ज़रूर करेंगे बिकॉज इंट्राडे है, और FNO तो ज़रूर करेंगे। तो स्पेकुलेटिव कर लीजिए। नेम में आप अपना नेम दे सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं इंट्राडे। स्पेकुलेटिव के अंदर इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग, ठीक है, इसको आप सेव कर दीजिए। बाकी जो नॉर्मल बिजनेस है वो तो हमारे ऑलरेडी लास्ट ईयर के ITR से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। और एक और हमको ऐड करना है यहाँ पर, अनदर वन इज दिस फ्यूचर एन ऑप्शन। यहाँ पे अपना नेम दे सकते हैं एंड FNO ट्रेडिंग आप डाल सकते हैं यहाँ पे, एंड इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, बिजनेस डिटेल्स हो गया, इसको आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में बैलेंस शीट आएगी। बैलेंस शीट के अंदर अब आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड सबसे पहले आपको डालने होंगे। सोर्सेज ऑफ फंड में आप एडिट करेंगे। आप अपनी बैलेंस शीट में जाइए, जो बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर की है, ये रही वो बैलेंस शीट, दिस इज़ द बैलेंस शीट, एंड यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले प्रोप्राइटर फंड में डालेंगे आप प्रोप्राइटर कैपिटल। प्रोप्राइटर कैपिटल कितनी है? 2427058, 2427058। एंड उसके बाद लोन फंड में कुछ भी नहीं है, एडवांसेस में कुछ भी नहीं है। सोर्सेज ऑफ फंड हमारे डन हो चुके हैं। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड को आप एडिट करेंगे।
फिक्स असेट्स कितनी है आपकी, फिक्स असेट के लिए डेप्रिसिएशन शेड्यूल पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन शेड्यूल में आपको ग्रॉस ब्लॉक की वैल्यू मिल जाएगी। वेयर इज़ द ग्रॉस ब्लॉक। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं है ना, खाली आपका यही है शेयर मार्केट वाला, तो आप ये फिक्स असेट और डेप्रिसिएशन शेड्यूल को फिल मत कीजिएगा। मैं तो कॉम्प्लेक्स केस स्टडी आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हमारा एक नॉर्मल बिजनेस भी है। तो ये है हमारा ग्रॉस ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक है 7,60,060, 7,60,060 एंड डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो आ रहा है 151,106, 151,106। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका यहाँ पर, नेट वैल्यू जो है ये आ जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कई लोगों का ये व्यू रहता है, मैं आपको बता देता हूँ कि सर जो हमारा ज़ीरोधा में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको हम यहाँ पर शेयर एंड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखा सकते क्या? नहीं दिखा सकते आप उसको। रीज़न बीइंग बिकॉज एफएनओ और इंट्राडे की अगर आप बात करें तो उसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस रहता नहीं है ज़्यादातर, तो वो दिखा सकते हो आप। बाकी कैपिटल गेन का जो आपका बैलेंस, जैसे लॉन्ग टर्म शेयर आपके पास पड़े हैं या शॉर्ट टर्म शेयर्स आपके पास आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखे हुए हैं, तो वो आपके कैपिटल गेन में रिपोर्ट होते हैं। और कैपिटल गेन के केस में आप जो स्टॉक है उसको मेंटेन करके नहीं चलते हो। अगर आप उसको कंप्लीटली ट्रेडिंग में दिखा रहे हो तब आपको वो चीज़ यहाँ रिपोर्ट करनी है, बट वो आपका कैपिटल गेन का पार्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोजिंग में आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। जैसे आपका इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ये दिख रहा होगा आपको शॉर्ट टर्म में, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वो कैपिटल गेन के अंदर हमने रिपोर्ट किया हुआ है। मूविंग फर्दर, करंट एसेट्स में आ जाएगा आपका इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सन्ड्री डेटर, कैश एंड बैंक, बैलेंस विद बैंक आ जाएगा। ये हमको पुट करना होगा 1,845,848, 1,845,848। एंड उसके बाद क्या, डेप्रिसिएशन एसेट हो गया, बस एक लायबिलिटी हमारी रह गई है, अदर करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़ इसमें डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं 27744, ठीक है। सो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड आ जाएगा, इसको आप सेव कर दीजिए। एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आपका सोर्सेज ऑफ फंड जो है, सोर्सेज ऑफ फंड 2427058 मस्ट बी इक्वल टू 2427058 मस्ट बी इक्वल टू योर एप्लीकेशन ऑफ फंड। एंड देर आर चांसेस कि आपका वो इससे मैच नहीं होगा, बैलेंस शीट से मैच नहीं होगा, बिकॉज बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी जाती है एंड यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड है, तो दो अलग ट्रीटमेंट होते हैं। इनकम टैक्स अलग तरीके से बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करता है एंड आप बुक्स के अंदर अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ आप एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा। इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट और प्रोफेशन आर नॉट मेंटेन, तो उस केस में आपको नो बुक्स ऑफ अकाउंट के केस में ये देना होता है। बट मैंने आपको बता दिया बुक्स ऑफ अकाउंट नो पे मत कीजिएगा, मेंटेन कीजिएगा इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, एंड कंफर्म कर दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, इसको जस्ट आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर जो भी आपका रेवेन्यू वो आप डाल सकते हैं। ग्रॉस रिसीट जो आपको बिजनेस से मिली है, तो बिजनेस की ग्रॉस रिसीट कितनी है हमारे केस में, पीएनएल के अंदर जाएंगे हम 107,88,127, 107,88,127, राइट। उसके बाद ये आपका हो गया, इसको आप सेव कर दीजिए। देन आपका इंट्राडे है, इसको भी डालेंगे। इंट्राडे की जो रिपोर्टिंग होती है वो यहाँ नीचे करनी होती है 12 में, अभी मैं बता रहा हूँ। एक बार परचेजेस को डाल देते हैं, जो हमारी परचेजेस हैं। परचेजेस ये हमारी आ गई हैं। परचेजेस कितनी है, 56,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कुछ है नहीं, है तो वो आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स पेबल एक्सेट्रा आ जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ इधर आइए, इंट्राडे की जो रिपोर्टिंग आपकी होती है, टर्नओवर ऑफ इंट्राडे आप यहाँ पे डालेंगे। टर्नओवर केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको डालना होता है 186,560। एंड उसके बाद इनकम आपको यहाँ डालनी है। इनकम है हमारे केस में 1 लाख रुपीज़। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर इनकम की जगह आपका यहाँ पर लॉस होता तो उस लॉस को आप यहाँ पर माइनस में डाल सकते हैं। माइनस में फिगर्स ये कॉलम जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और ये ट्रेडिंग कहीं पर भी ऐड नहीं होगी। जो ये वाली इनकम है, जो ये टर्नओवर दी है ना आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। जो आपने ये प्रॉफिट या लॉस दिए, ये आपके कैलकुलेशन में ऐड होंगे। नेक्स्ट वाली शीट जो हमारी आएगी उसके अंदर इसको कंसिडर किया जाएगा, पीएनएल शीट के अंदर इसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसको हम कर देंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद हम जाएंगे अपने पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट टू पीएनएल क्या क्या है, और कुछ है क्या, और कुछ तो नहीं है। क्रेडिट टू पीएनएल में डेबिट टू पीएनएल ज़रूर है, इसको हम एडिट करेंगे। हमारे एक्सपेंसेस है, जो भी आपके रेलिवेंट एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ से कंपनसेशन टू एम्प्लॉय पर जाएंगे। यहाँ पे नो ज़रूर कीजिएगा वरना एरर आएगा। वेदर एनी कंपनसेशन जो आपने नॉन रेजिडेंट को पे किया, यहाँ पे आप नो करेंगे। इंश्योरेंस, रॉयल्टी, प्रोफेशन और रेट, ऑडिट फीस, अगर आपने ऑडिट फीस की कुछ दी है तो वो आप ऑडिट के केस में यहाँ दे सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस में आप जाएंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस आप ऐड करेंगे। कन्वेंस एक्सपेंस आपका जो है वो कितना है,
1000 का है। एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 4526। अब ये हवाई खर्चे नहीं होंगे, आपने अपने बैंक से पे किए होंगे, आपके पास बिल्स इन्वॉइसेस इसके अवेलेबल होंगे, वही एक्सपेंसेस आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ऑफिस एंड मेंटेनेंस, ऑफिस एंड मेंटेनेंस वुड बी 1 लाख रुपीज़। एंड देन वी हैव सैलरीज, सैलरी का बड़ा चंक है जो पे किया 36 लाख। सैलरी के बाद डेप्रिसिएशन अलग से आता है, डेप्रिसिएशन यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं होती, अभी हम मेंशन करेंगे। एफ.एन.ओ का लॉस है हमारा, एफ.एन.ओ लॉस आप यहाँ पे डायरेक्टली एफ.एन.ओ लॉस को पुट कर देंगे, जो कि हमारे केस में 45474 एफ.एन.ओ लॉस हमारा यहाँ पे आ गया। एंड उसके बाद आपका नीचे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आपको ये दिखेगा, इसमें आप डेप्रिसिएशन पुट करेंगे 151106। ये डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगा? आपके डेप्रिसिएशन शेड्यूल से आएगा 151106। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं है तो डेप्रिसिएशन और फिक्स असेट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी आपके लिए। हमारे केस में तो एक नॉर्मल बिजनेस भी है, वो भी मैं आपको रिपोर्ट करना सिखा रहा हूँ, इसीलिए डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर रहे हैं। इसको हम सेव कर देंगे। सो दिस इज़ डन। क्रेडिट टू P&L ये आ गया, और नेट प्रॉफिट आपके कितने आ गए? 1267021 हमारे यहाँ पर आ गए हैं। एंड इसमें आपका 1 लाख का इंट्राडे इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। 11,67,021 नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, एंड बाकी 1 लाख रुपीज़ जो है वो स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट है, इंट्राडे वाला प्रॉफिट है। इसको हम क्या करेंगे? इफ़ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन 65, इसको मत सेलेक्ट कीजिएगा, मैंने पहले बताया हुआ आपको, शेयर मार्केट के केसेस में आपको यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कंफर्म करेंगे। एंड उसके बाद सैलरी का शेड्यूल आ जाएगा। तो हमारे केस में सैलरी की इनकम भी है, तो मैं आपको वो भी रिपोर्ट करना सिखा देता हूँ। ग्रॉस सैलरी में आप जाएंगे, यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयर का नेम, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, 10 नंबर अगर आपका TDS डिडक्ट है 10 नंबर मैंडेटरी हो जाता है। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, टाउन, स्टेट, पिन कोड। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। सेक्शन 17(1) में क्या आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर अपना देना होगा, अपने सैलरी स्लिप से या फॉर्म 16 से आप रेफर कर सकते हैं। बेसिक कितना है, DA कितना है, कन्वेंस अलाउंस, HRA कितना है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे केस में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस है नहीं, पूरी सैलरी हम बेसिक के अंदर डाल देंगे। 860250 ये आ गया। एंड कोई डिडक्शन एग्जम्पशन भी हम क्लेम नहीं कर रहे, बस स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75 की मिलेगी न्यू रिजीम में, बिकॉज हम गए हैं। तो ये मैं डिटेल्स एक बार एम्प्लॉयर की फिल कर देता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ गई, उसके बाद 75,000 की डिडक्शन है, इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो ये सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं था। BP मैंडेटरी होता है, BP के अंदर आप देखेंगे, देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस से 1 लाख आ गया आपका यहाँ पर, और इनकम चार्जेबल अंडर हेड PGBP कितनी आ गई? 14,80,127। ना आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो ज़्यादा आ रही है। हमारे इसमें जो आया था ये आप देखेंगे P&L में तो 12,67,000 था, ये ज़्यादा कैसे आ रही है? बिकॉज यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो अलाउंस होता है एक, कौन सा? डेप्रिसिएशन का अलाउंस, वो अभी अलाउ नहीं हुआ होगा, डिसअलाउ कर देते हैं। मतलब जो डेप्रिसिएशन हमने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग डाला, 151106 हमने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग डाला है, वो डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर दिया जाता है, और जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग होता है वो हमारा अलाउ किया जाता है। तो हमको यहाँ पर एक बार फाइल करना होगा डेप्रिसिएशन, जो कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसको एक बार कंफर्म करते हैं, दोबारा आएंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन पहले फिल करेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। सो डेप्रिसिएशन शेड्यूल में आपको ब्लॉक वाइज यहाँ पर डालना होगा। सो प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको DPM शेड्यूल में डालना होता है, और अदर असेट्स के लिए DOA में डालना होता है। वैसे DOA हमारे केस में कुछ है नहीं, केवल प्लांट एंड मशीनरी है। 15% ब्लॉक, 2 ब्लॉक रहेंगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ सो दैट आप इजीली देख पाएँ एक ही स्क्रीन में। एक ब्लॉक हमारा है 15% का, एक 14% का है। तो 14% ब्लॉक की ओपनिंग WDV है 115,507, 40% की है 115,507, एंड 15% की जो है वो है 1,23,391, 1,23,391। उसके बाद इसमें जो एडिशन हुए हैं वो हुए हैं, अब एडिशन हमको बाइफरकेट करने होते हैं, 182 डेज से ज़्यादा कितने हैं और 182 डेज से कम कितने हैं। बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर 180 डेज़ का कंसेप्ट चलता है। अगर 180 डेज से ज़्यादा आपने उस एसेट को यूज़ कर लिया तो पूरा डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। अगर 180 डेज से कम यूज़ किया तो जो भी रेट है उसका 50% मिलेगा खाली आपको। जैसे 40% ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे, आपने 180 डेज से कम यूज़ किया है तो आपको केवल 20% डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। 15% ब्लॉक की बात करेंगे, 180 डेज से कम यूज़ किया तो केवल 7.5% का आपको डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। इस तरीके से इनकम टैक्स में काम होता है। अकाउंटिंग में इस तरीके से नहीं करते हैं हम।
बट हमने जो किया है डेप्रिसिएशन वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स में भी क्लेम किया है, तो इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन नहीं आता है, वरना फिर डेफर्ड टैक्स भी आपके बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ता है आपको। तो इसीलिए हमने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन होता है वही हम लेकर के चलते हैं पीएनएल के अंदर, जिससे डेफर्ड टैक्स ना राइज हो, उसमें सिरदर्दी ना करनी पड़े। नाउ उसके बाद आप जाएंगे एडिशंस की तरफ। तो एडिशंस अगर आप देखेंगे मोर देन 180 डेज़ के एडिशन जो हैं वो कितने हैं, एडिशन फॉर पीरियड मोर देन 180 डेज़ 15% में कितने हुए हैं, 15% में हुए हैं 2,88,842, 2,88,842 एंड 40% में कितने हुए हैं 7,8906 राइट। उसके बाद लेस देन 180 डेज़ के एडिशन कितने हैं यार, एक तो ये इन्होंने शेड्यूल इस बार ऐसा बनाया है ना, थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं। अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ तब भी ये नहीं आ रहा एक पेज में, समझ रहे हो, और इधर का स्पेस इतना खाली छोड़ा हुआ है। नेवरदलेस चलिए, एडिशन फॉर मोर देन 180 डेज नीचे आ रहा है, एडिशन फॉर पीरियड लेस देन 180 डेज। तो 180 डेज से लेस के एडिशन हमारे 15% ब्लॉक में है केवल 1,59,858, 1,59,858। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो यू कैन इग्नोर दिस पोर्शन, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला अगर आप खाली शेयर मार्केट एफएनओ में करते हैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल में मत जाइएगा, बिकॉज ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। एक टैक्स प्रोफेशनल को अच्छे से समझ में आ जाती है, बट नॉर्मल इंडिविजुअल को इतनी इजीली समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से इसमें, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 32 बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो काम करते हैं। कहने के लिए तो डिपार्टमेंट बोलता है हमने बहुत सिंपल किया हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है। उसके बाद डिडक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, और ये डिडक्शन जो हुई है वो हमारी हुई है लेस देन 180 डेज़ में से। तो लेस देन 180 डेज़ में से जो डिडक्शन हुई है वो हमको यहाँ का अमाउंट रियलाइजेशन ये रहा, कंसिडरेशन और अदर रियलाइजेशन ड्यूरिंग आउट ऑफ पॉइंट नंबर 7, यही वाला है हमारा। तो इसमें से जो रियलाइजेशन हुई है दैट इज़ 6445, 15% में ही है ना, हाँ 15% में ही है। तो यहाँ आपका डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, WDV कैलकुलेट हो गई, डेप्रिसिएशन ये रहा आपका 361,827। अरे बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक मिनट, यहाँ हमने कुछ गलत फिगर डाली है। 40% ब्लॉक है ना, 40% ब्लॉक में 7,8906, 7,8906, अच्छा एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। अब वैल्यू मैच हो जानी चाहिए। कितना डेप्रिसिएशन है 77765, 40% ब्लॉक का डेप्रिसिएशन है 77765 एंड इसका है 73345, 15% का 73341, 73341, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन हमारा अपना आ गया 151,106, ये हमारा मैच हो जाएगा। DOA में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कंफर्म कर देंगे। और शेड्यूल डेप्रिसिएशन में जाएंगे तो यहाँ आपका टोटल आ जाएगा 1,51,106, 1,51,106, इसको आप कंफर्म करेंगे। अब आपका ये वाला डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हुआ होगा आपके शेड्यूल BP में जा करके, शेड्यूल BP में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो माइनस हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ वो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल भी जाएगा। देखो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पहले तो इन्होंने डेबिट कर दिया जो हमारे पीएनएल अकाउंट में था, तो पीएनएल अकाउंट में भी 1,51,106 था और अलाउ भी 1,51,106 हुआ, तो ये सेट ऑफ हो गया। अदरवाइज हमारी बुक्स में फिर डेफर्ड टैक्स आता, तो इसीलिए हमने सेम रखा है यहाँ पर, तो हमारा प्रॉफिट अब जो है वो मैच हो चुका है। इस तरीके से करना है आपको डेप्रिसिएशन का काम, अगर आप डेप्रिसिएशन शेड्यूल फिल कर रहे हैं तो। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कैपिटल गेन पार्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट हेयर। कैपिटल गेन पार्ट में आप जाएंगे फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, जो हमारे केस में नहीं है, शॉर्ट टर्म है। सेक्शन नंबर 111A के अंदर जाते हैं आपके इक्विटी शेयर्स, इसमें आप जाएंगे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 11A सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद बिफोर 23rd कितने, आफ्टर 23rd कितने, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ देनी है। सो ये रहा बिफोर 23rd हमारा है 106,96,137, 106,96,137 एंड उसके बाद है 276,16,421, 276,16,421, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये रही 106। यार इसको मैं ऐसे करके और ऐसे करके करूँ तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मेरे को अच्छे से दिख पाएगा, ठीक है ना, स्विच नहीं करना पड़ेगा मुझे। 106,06,502 एंड आफ्टर में है 27554,039, राइट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये आ जाएगा, और एक्सपेंसेस इन कनेक्शन टू ट्रांसफ़र आपको डालने होते हैं, ये थर्ड वाले में आएंगे 7298 एंड 16360, ये आ गया। और इसका टोटल आपका आ जाएगा,
इसका ज़्यादा आ रहा है, कुछ वैल्यू हमने यहाँ ज़्यादा डाल दी क्या, ये देखो 27616, ये ज़ीरो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया, राइट। अब ठीक है, 46,022 और 82,337 शॉर्ट टर्म के हमने यहाँ पर डाल दिए एंड इसको हम सेव कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने यहाँ पुट कर दिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए आपको शेड्यूल फिल करना होगा, 112A का सेपरेट शेड्यूल होता है, इसको हम कंफर्म करेंगे। 112A शेड्यूल पर जाएंगे एंड यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक करना है। आपने कब एक्वायर किए हैं, तो हमने एक्वायर किए आफ्टर 31 जनवरी 2018। फिर आपने वो शेयर्स ट्रांसफ़र कब किए हैं, बिफोर 23rd है आफ्टर 23rd है, हमारे केस में दोनों ही है, तो पहले बिफोर 23rd वाला डाल देते हैं। बिफोर 23rd की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसको भी इसी तरीके से करना होगा अपने को। हाँ जी, बिफोर 23rd में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 807,237, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज़ 795,307 एंड expense in connection to transfer 825 and it is 111,105 and we will save it. Then add another and after 31st and यहाँ पे we will click on or after 23rd July and full value of consideration कितनी है, 6220456, cost of acquisition is 6013914 and expenses in connection to transfer 4779. Perfect. How much is the amount? 20176. 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, दैट कुड बी फ्रैक्शन डिफरेंस है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, सेव कर देते हैं। बिफोर एंड आफ्टर दोनों हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। एक बार अमाउंट मैच कर लें क्या दोनों का, टोटल कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 201,763, ओके 11105, ठीक है, परफेक्ट है, इसको हम कंफर्म कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो अब कैपिटल गेन में आप दोबारा जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म का भी और लॉन्ग टर्म का। यहाँ पर आपको 112 फ्रॉम सेल ऑफ, ये रहा, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया 2,01,763 का। उसके बाद आपको एक ब्रेकअप देना होता है यहाँ पर, ये ब्रेकअप आपको BFLA शेड्यूल से देना होता है। तो एक बार BFLA शेड्यूल पे चलते हैं, फिर इसका ब्रेकअप देंगे। उसके बाद अदर सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं एक बार। अदर सोर्सेज के अंदर हमारा जो FD का इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो आपका आ रहा होगा, बट इसमें हमको एडिशंस करने पड़ेंगे। कौन से एडिशंस करने पड़ेंगे, जो अमाउंट आपको मिला है किससे, जो ये क्लबिंग के प्रोविजंस है वो वाला एडिशन होगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो कैसे हमको अदर सोर्सेज में दिखाना है, वो बता दीजिए एक बार। तो जो आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो, और उनका सेविंग का इंटरेस्ट नहीं है, उनका FD का है, तो आप अपने FD में ये दोनों ऐड करेंगे, ठीक है। आप दोनों किस तरीके से ऐड करेंगे मैं बताता हूँ। तो आप सिंपली अपने FD में इसको ऐड कर दीजिए। ये आपका FD है प्लस दिस प्लस आपका चिल्ड्रन का FD का इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ये आएगा आपका 1,93,290। ये आप यहाँ डालेंगे 193,290, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको एक शेड्यूल भी फिल करना होगा। एक शेड्यूल होता है क्लबिंग का, वो आपको एक्स्ट्रा फिल करना होगा, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। प्लस डिविडेंड की इनकम अगर आपको जो मिली है, ऑब्वियसली आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो डिविडेंड की इनकम जो भी आपकी आ रही है वो आप यहाँ पर ज़रूर रिपोर्ट करेंगे, जो भी आपकी डिविडेंड की इनकम है। इसका भी क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देना होता है, वो आप देंगे। नाउ ये इनकम रिपोर्ट हो गई है हमारी। उसके बाद हमको यहाँ पर करना होगा कंफर्म, एंड कंफर्म करने के बाद में अब चलेंगे CYLA शेड्यूल की तरफ। CYLA शेड्यूल के अंदर इसको आप कंफर्म कर दीजिए, एंड BFLA शेड्यूल आएगा, इसको भी आपको कंफर्म करना है। लेकिन BFLA शेड्यूल का आपको क्या करना होगा, एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। वाई सर, बिकॉज हमको ये रिपोर्ट करना है, कैपिटल गेन के अंदर इसका बाइफर्केशन देना है। सो इसका हम स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे अपने पास, अभी ये काम आएगा हमारे, एंड इसको हम कंफर्म करेंगे। अब हम चलेंगे कैपिटल गेन शेड्यूल पे दोबारा से, लास्ट में जाएंगे पॉइंट नंबर F पे। टेबल F में हमको यहाँ पर बाइफर्केशन देना होगा। फर्स्ट एलिजिबल जो क्वार्टर है उसमें हम बाइफर्केशन देंगे। इन्होंने ये जो ये बनाई है ना यूटिलिटी ऑनलाइन, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बना दी है। लॉन्ग टर्म अंडर 20 पर अभी कम्प्लीटली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही है, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही ना आए ना, तो थोड़ा सा वेट करके ही फाइल करना। ओके, अब दूसरा है ये रहा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले डालना होगा ये रहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि 15% से चार्जेबल होंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि 15% से चार्जेबल है, वो ये वाले हैं। फर्स्ट क्वार्टर में हम इसको रिपोर्ट करेंगे 82337। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 20% से चार्जेबल है, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म अंडर 20 पर
अब ये क्या लिखा हुआ है भाई, सही से लिखो ना इसे 46022। अरे 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 यहाँ पे जाएगा 46022 बिकॉज ये डिसेबल है फर्स्ट वाला क्वार्टर, ये 23 जुलाई के बाद में प्रोविज़न आया था तो इसीलिए वहाँ जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म में जो 10% से चार्ज होंगे वो ये रहे, लॉन्ग टर्म में 10% से जो चार्ज होंगे वो 11105, और लॉन्ग टर्म में जो 12.5% से चार्ज होंगे वो हैं 201763, तो वो हमारे इस वाले में जाएंगे। यहाँ देखो क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म अंडर 12.5 पर, पता नहीं आई सही से इन्होंने ऑनलाइन में चीज़ें थोड़ा ठीक करना बाकी है। 201763 डन सर, ये हो गया। इसको कर देंगे हम कंफर्म। यही था। नॉर्मल एप्लीकेबल रेट वाला तो नहीं आता होगा कैपिटल गेन के अंदर, स्पेशल रेट वाला आता होगा। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर एफ, वरना लास्ट में वो एरर आएगा, अदर सोर्सेज का नहीं आ रहा है। ठीक है, ये डन हो गया। उसके बाद CFL शेड्यूल पे जाइए एंड CFL शेड्यूल कंफर्म कर दीजिए। AMTC में हमारे ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, तो वी विल कंफर्म दिस। स्पेशल रेट की इनकम ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, जो भी आपकी स्पेशल रेट इनकम होगी, यू जस्ट नीड टू कंफर्म दिस। एंड आफ्टर दिस SPI इनकम, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई फिल नहीं करता। स्पेशल पर्सन की इनकम हमारे केस में ये है ना, ये शेड्यूल भी आपको फिल करना होगा। अब ये शेड्यूल कैसे फिल किया जाता है उसको एक बार आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ पर्सन डालना है, पैन नंबर ऑफ डालना है। पैन नंबर जो है तब मैंडेटरी, अगर आपको इसका TDS आपको क्लेम करना है तो पैन नंबर यहाँ पे आपको उस पर्सन का ज़रूर डालना होगा। आधार नंबर पर्सन ऑप्शनल होता है। रिलेशनशिप डालना ज़रूरी है, जैसे ये स्पाउस वाला है। पहले एक सेकेंड, स्पाउस के केस में कितना अमाउंट है बताइए। स्पाउस के केस में हमारा अमाउंट है 50980 और किस हेड में आपने वो इनकम इंक्लूड किया, अदर सोर्सेज में हमने वो इनकम इंक्लूड किया। एंड फिर हम इसको सेव कर देंगे। मैं डिटेल डालता हूँ फिर इसको सेव करता हूँ। सिमिलरली ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और माइनर की डिटेल डालेंगे। माइनर का नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पे डालेंगे। रिलेशनशिप जो भी है, सन या डॉटर जो भी आपका है वो आप डालिए। अमाउंट कितना है 25630 एंड अंडर विच हेड, अदर सोर्सेज, एंड देन आपको ये सेव करना होगा। सो SPI शेड्यूल फिल करना मैंडेटरी होता है अगर आप अदर सोर्सेज के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं इनकम को, एंड देन इसको आप कंफर्म कर देंगे तो हमारा ये वाला शेड्यूल भी फिल हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूल IF की ज़रूरत वैसे हमको है नहीं, पार्टनरशिप फर्म की इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। शेड्यूल IF को यहाँ पे डिसेबल करते हैं। उसके बाद टोटल इनकम आपकी यहाँ पर आ जाएगी एंड टोटल इनकम जो भी है वो आप चेक कर लीजिए। नॉर्मल इनकम कितनी है, स्पेशल रेट की इनकम कितनी है। एक पॉइंट आ रहा था कि आपका सेस कैलकुलेट हो रहा था। सेस तो वैसे इस केस पे तो टैक्स बनेगा, तो सेस भी, एजुकेशन सेस भी कैलकुलेट होगा। टैक्स पेड में आप देख लीजिए, जो आपका TDS कटा है वो आप 26 AS से मैच करेंगे। ये 26 AS से मैच करना है आपको। एंड जो आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, ये आपको अपने AIS से मैच करनी है सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए ना। उसके बाद लास्ट में जाएंगे आप TTI पे, और TTI में आपका टोटल टैक्स जो बन रहा होगा वो आपका यहाँ शो हो जाएगा। इंटरेस्ट वगैरह के मिला करके एग्रीगेट लायबिलिटी बन रही है वो 4,50,825। टैक्स पेड हमारा 511,669, जिसमें TDS भी होगा, सेल्फ असेसमेंट एडवांस टैक्स है वो भी आपका होगा। तो हमारे केस में रिफंड बन रहा है, आपके केस में टैक्स पेबल बन रहा है तो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, पे ज़रूर कीजिएगा। हमारे केस में रिफंड बन रहा है तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। कंफर्म करते हैं, अगर कोई एरर या इशू होगा तो वो हमको यहाँ पर शो कर देगा। कंफर्म करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको जाना है। वेरिफिकेशन के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा। वैलिडेशन चेक हम करेंगे। वैलिडेशन हमारे केस में सक्सेसफुल हो चुका है। एक बार प्रीव्यू करते हैं रिटर्न को। गाइस अब एक चीज़ नोटिस करो आप प्रीव्यू के अंदर, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो का लास्ट तक देखोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए ही मिलेगी। अब जो पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कन्फ्यूज़न वाला, अब वो समझिए। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे थे। हमारी टर्नओवर 1 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में है। इन 2 क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे प्रीव्यू में आपने जब देखा तो प्रीव्यू में आपको ये दिखा रहा है, जो कि क्वेश्चन बिल्कुल है कि प्रोवाइड वैल्यू। अब वो वैल्यू हमको प्रोवाइड करनी नहीं, हमको तो येस और नो सेलेक्ट करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे प्रीव्यू, एंड प्रीव्यू डाउनलोड करके जब इसको देखेंगे तो ये सेम ITR का प्रीव्यू डाउनलोड करके मैंने आपको दिखाया है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन ही चेंज कर दिए। भैया क्या चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों, थोड़ा सा रहम करो। इतनी कॉम्प्लेक्स रिटर्न है, लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे इश्यूज़ पर भी कॉम्प्लेक्सिटी करोगे तो भाई टैक्स पेयर नहीं कर पाएगा इसको। इवन टैक्स प्रोफेशनल्स तक को दिक्कत आएगी यहाँ पर। तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, ठीक कीजिए। यहाँ पर इन्होंने सेम वही चीज़ लिखी हुई है 5% वाली, डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड पेमेंट, डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड अमाउंट, जो हमारे फॉर्म्स में लिखी हुई थी।
तो जो प्रीव्यू में दिखा रहा है मतलब हमको यहाँ पर येस ही करना है। जो मैंने आपको बताया था येस करने वाला ऑप्शन वो बिल्कुल सही ऑप्शन था। बट ये जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है इन्होंने वो प्रीव्यू तक में गलत दिखा रहा है, प्रीव्यू में भी गलत दिखा रहा है, बट जब हम उस प्रीव्यू को डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सही दिखा रहा है। अब आई डोंट नो ये कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जो हमको ऑनलाइन वहाँ पे गलत दिखा रहा है, बट मैंने आपको उस पॉइंट से रिलेटेड एक डिटेल क्लैरिफिकेशन भी दे दी है। हम जो है वहाँ पर यस करके चलेंगे, जो फॉर्म में लिखा हुआ है हम फॉर्म के अकॉर्डिंग अपना आंसर ड्राफ्ट करके चलेंगे। और इन्होंने भी उस चीज़ को कंफर्म कर दिया, जो समरी डाउनलोड की है उस समरी के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है वो फॉर्म के अकॉर्डिंग ही ड्राफ्ट होकर के आ रहा है, बट ऑनलाइन वो गलत दिखा रहा है। आशा करते हैं कि डिपार्टमेंट अगर देखते हैं मेरी वीडियो तो ज़रूर इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे। उसी टू वैलिडेशन पे चेक करेंगे क्या कोई एरर या इशू तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे केस में 2 एरर आ रहे हैं। कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट आ रहा है बी एंड डी। देखो मेरी वीडियो ना ऐसा नहीं है कि मैं आपको खाली फॉर्म फिल करना सिखाऊं। अगर मैं आपको ये एरर ठीक करना नहीं बताऊंगा ना तो कोई मेरी पॉइंट नहीं है। मैं 1.5 घंटे की वीडियो बना दूँ और लास्ट में जा करके वो एरर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने टाइप्स के वैलिडेशन चेक्स जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। एक वैलिडेशन चेक होगा आपका कैटेगरी ए का डिफेक्ट होता है। कैटेगरी ए का डिफेक्ट जो होता है वो ऐसा डिफेक्ट है जब आप रिटर्न अपनी अपलोड नहीं कर पाओगे, रिटर्न अपनी वेरीफाई नहीं कर पाओगे, रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे। यहाँ मेंशन्ड होगा कैटेगरी ए का डिफेक्ट। दूसरे टाइप के डिफेक्ट होते हैं कैटेगरी बी और डी के डिफेक्ट। अब कैटेगरी बी और डी में देयर आर पॉसिबिलिटी कि कुछ इशू हैं लेकिन आप अपनी रिटर्न को अपलोड कर सकते हो। देखो ITR 3 जो होती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो यूटिलिटी है वो डिसाइड नहीं कर पाती कि किस तरीके से वो प्रोसीड करना है, तो वहाँ पर वो ये एरर या इशू देती है कैटेगरी बी के और कैटेगरी डी के। लेकिन कैटेगरी बी और डी के अंदर आप रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं अगर आपका केस सही है। वो चीज़ आपको चेक करनी होगी। हम पढ़ेंगे, अभी समझाऊंगा मैं क्या एरर दे रहा है, क्या ये सही एरर दे रहा है या गलत एरर दे रहा है, क्या हमारे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो बी और डी के अंदर आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी ए का डिफेक्ट है तो आप रिटर्न को वेरीफाई कर ही नहीं पाएंगे और आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो कैटेगरी ए का डिफेक्ट है तो उसको आपको मैंडेटरी ठीक ही करना पड़ेगा। अब कैटेगरी बी और डी का डिफेक्ट है तो ये बोल रहा है यू विल बी अलाउड टू अपलोड द रिटर्न बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि डिफेक्ट प्रेजेंट है इन द रिटर्न और सम ऑफ द डिडक्शंस क्लेम में नॉट बी अलाउड। 2 एरर इसने हमको बताई हैं। दोनों एरर को एक बार ध्यान से आराम से समझते हैं और किस तरीके से उस पर काम करना है वो समझते हैं। पहली एरर इसने हमको बताई है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट हमने मेंटेन किए हैं। एंड डिविडेंड इनकम इज रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, हमने येस पे क्लिक किया है। और डिविडेंड इनकम रिपोर्ट करना पीएनएल में मैंडेटरी है या नहीं है, 2 चीज़ें हैं। शेयर मार्केट में हमको बिजनेस से इनकम हो रही है इंट्राडे और एफएनओ की। अब इंट्राडे और एफएनओ आप एक दिन के लिए लेते हो और एफएनओ पे तो डिविडेंड आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे डिविडेंड आपको इंट्राडे एफएनओ पर अगर मिलता भी तो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो वो जो डिविडेंड हमको मिला वो बिजनेस नेचर का है ही नहीं, मतलब हमको अपने पीएनएल में वो डिविडेंड इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर मैं अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को भी इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर पीएनएल के अंदर तब तो मुझको वो सारे डिविडेंड भी अपने इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने पीएनएल के अंदर। बट इन आवर केस आप खुद सोचो, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है वो तो मैंने कैपिटल गेन में दिखाए हैं, तो उस पर जो डिविडेंड इनकम होगी वो मैं पीजीबीपी में थोड़ी दिखाऊंगा, वो मेरे अदर सोर्सेज के अंदर ही तो जाएंगे, है ना। तो हमारा केस डिफरेंट है। ये बोल रहा है प्लीज़ इंश्योर कंसिस्टेंसी। अब ये पता है क्या एज्यूम करके चल रहा है, यूटिलिटी ये एज्यूम करके चल रही है कि बिकॉज शेयर मार्केट की आपकी इनकम है, इंट्राडे की आपकी इनकम है और आप पीजीबीपी में उसको दिखा रहे हो, तो जो भी डिविडेंड की इनकम है वो आप पीएनएल में रिपोर्ट करो। अरे पीएनएल में क्यों रिपोर्ट करें, हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी तो है, उसका जो डिविडेंड है वो तो हम अदर सोर्सेज में ही रिपोर्ट करेंगे। बिटवीन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम रिड्यूस इन शेड्यूल बीपी, और कह रहा है आप फिर उसको क्या करो, अपने बीपी शेड्यूल में से रिड्यूस कर दो, शेड्यूल बीपी में से रिड्यूस कर दो और उसको डिविडेंड के अंदर इंक्लूड करो। सेकेंड एरर ध्यान से देखिएगा। सेकेंड एरर कह रहा है कि ग्रॉस या सेल या ग्रॉस रिसीट ऑफ द बिजनेस जो है आर मोर देन 10 करोड़। मेरी सेल या ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ से ज़्यादा है और ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशंस आर मोर देन 75 लाख। अच्छा, तो मैंने ग्रॉस रिसीट में डाल दिया होगा। हाँ, यहाँ मुझे अपनी गलती लग रही है।
कि मैंने वो ग्रॉस रिसीट में डाला होगा शायद। पीएनएल में जाके एक बार चेक करते हैं ड्राफ्ट में, अगर कहीं गलती है तो उसको वी विल डेफिनेटली करेक्ट दैट ना। अच्छा, ग्रॉस रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन में डाला है, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इनका ठीक है। मुझे डालना पड़ेगा अदर में, मैं उसको डाल सकता हूँ बिकॉज मेरा सर्विसेज का है, प्रोफेशन का ये रिसीट नहीं है। इसको हम ठीक कर लेते हैं। अब जहाँ हम गलत हैं वहाँ गलत है, उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि जहाँ दिक्कत है उसको ज़रूर ठीक करेंगे हम। पीएनएल नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे हम एंड ट्रेडिंग में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएंगे, एडिट करेंगे। हमने डाला है ग्रॉस रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन। अब देखिए ये दिक्कत होगी बिकॉज प्रोफेशन में डाला है तो प्रोफेशन की लिमिट्स अलग हो जाती हैं, तो इसीलिए प्रोफेशन से हम इसको रिमूव करेंगे। प्रोफेशन में नहीं डालना, हमारे को सेल्स में डालना है। सेल ऑफ सर्विस में हम इसको डाल सकते हैं। सेल ऑफ सर्विस में कितना था हमारा पीएनएल अकाउंट, ये रहा 10788,127। इसको ठीक करेंगे 10788,127। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डाल के अब इसको सेव करते हैं, तो ये एरर हमारी जो है वो ठीक हो गई होगी। इसको कंफर्म करते हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, प्रीव्यू, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब हमको ये एक एरर दे रहा है कि इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डिविडेंड इनकम। अच्छा, वही डिविडेंड वाली एरर दे रहा है। अब अगर ये डिविडेंड वाली एरर भी आपको ठीक करनी है तो मैं इसको ठीक करने का आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, बट वो सॉल्यूशन किस तरीके से काम करेगा। ये बोल रहा है कि इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डिविडेंड इनकम इज रिपोर्टेड पीएनएल, प्लीज इंश्योर कंसिस्टेंसी अमाउंट डिविडेंड इनकम रिड्यूस इन बीपी एंड डिविडेंड इनकम। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, डिविडेंड की वजह से इशू दे रहा है, बोल रहा है डिविडेंड इनकम आप इंश्योर करो कि आप रिड्यूस कर रहे हो। हम एक काम करेंगे, अपने पीएनएल में जाएंगे, पीएनएल में जाके डिविडेंड इनकम कितने की, अब देखो ये मैं आपको एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, नहीं भी करोगे आप जा सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये एडजस्टमेंट करोगे तो वो एरर भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट ध्यान से देखना। डिविडेंड इनकम बाय द वे हमने रिपोर्ट कितनी की है, पहले मैं वो देखता हूँ। सो डिविडेंड इनकम हमने कितनी रिपोर्ट की है, अदर सोर्सेज में एक बार चेक करते हैं। अच्छा हुआ मैंने रिपोर्ट की, जिससे ये एरर का पता चला। एरर ठीक करना ही तो मेन पॉइंट है, आईटीआर तो यार कोई भी सिखा देगा। 2390। अब एक एडजस्टमेंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पीएनएल में जाएंगे, क्रेडिट साइड में 2390 डालो, सर प्रॉफिट बढ़ गया। डेबिट साइड में 2390 डाल दो। ठीक है, बिकॉज हमको डिविडेंड रिड्यूस करना है यहाँ पर, यही तो उसने बोला कि आप डिविडेंड इनकम को रिड्यूस कर दो, तो हम अदर इनकम में डिविडेंड ऐड करते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बता रहा हूँ जिससे वो ठीक हो सके हमारा, एंड हमारे प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। 1267021। अब आप जाइए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको क्लोज करते हैं एंड इसको कंफर्म करते हैं, एंड ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए, या फिर अदर डेबिट एंड क्रेडिट में भी आप उसको डाल सकते हो। जैसे पीएनएल अकाउंट में जाओ ना, पीएनएल के अंदर जाकर सबसे पहले एक एडजस्टमेंट पीएनएल में करेंगे, फिर एक एडजस्टमेंट बीपी शेड्यूल में करेंगे। पीएनएल में जाओ, पीएनएल में जाके क्रेडिट टू पीएनएल में जाओ, यहाँ पे एडिट करो, डिविडेंड इनकम का एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आप वो सेम अमाउंट की डिविडेंड डाल दो जो आपकी आ रही है 2390। अब आपने ये क्रेडिट वाली डाल दी, क्रेडिट वाली मतलब ये वाली हमने एंटर कर दिया, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए, यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। आप इसको सेव करो, इसको कंफर्म करो। अब जाओ बीपी शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल बीपी के अंदर जाइए एंड शेड्यूल बीपी के अंदर यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में एडिट कीजिए, एंड इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनकम या रिसीट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट कंसीडर अंडर अदर हेड ऑफ इनकम, है ना। तो वो कौन सी है, डिविडेंड की इनकम, ये आपको मिल जाएगी अदर सोर्सेज के अंदर डिविडेंड की इनकम। अब वो डिविडेंड की इनकम आप यहाँ डालो 2390। अब 2390 जैसे ही आप डालोगे, 2390 जैसे ही डालोगे, आपके प्रॉफिट यहाँ देखो कम हो जाएंगे। ठीक है, एंड अब आप इसको क्या करो, कंफर्म करो, सेव करो। देखो 1267021, 1267021 ये एंट्री भी हमने पुट कर दी है। नेट इफेक्ट हमारा खत्म हो गया, और ये जो डिविडेंड की इनकम है वो डिविडेंड की इनकम हमने वहाँ पर भी इंक्लूड कर दी। डिविडेंड अब डिविडेंड की अदर सोर्सेज में डाली हुई है ऑलरेडी। अदर सोर्सेज में अगर आप उसको चेक करोगे तो अदर सोर्सेज में आपको सेम मिल जाएगी। तो हमने एक एडजस्टमेंट की डिविडेंड की,
बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल यूटिलिटी के अंदर इन्होंने एक टेक्निकल इशू डाल दिया कि आपका जो डिविडेंड है उसको आप एडजस्ट करो वहाँ पर भी अपने पीजीबीपी के अंदर। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ डेबिट करो। अब डेबिट क्यों, कब कर, हमने क्रेडिट तो किया ही नहीं है तो डेबिट कैसे करें। तो हमने एक एडजस्टमेंट की यहाँ पर, पहले क्रेडिट में डाला और क्रेडिट हमने रिपोर्ट करा अपना क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट के अंदर, फिर हमने डेबिट में डाला वो पीएनएल, तो क्रेडिट डेबिट ये एडजस्ट हो गया, हमारा पीएनएल नेट इफेक्ट आ गया और हमने यहाँ पर ठीक किया उसको। पीएनएल में पहले हमने क्रेडिट किया और फिर बीपी शेड्यूल में उसको डेबिट कर दिया, हमारे प्रॉफिट्स मेंटेन हो गए और अदर सोर्सेज में भी सेम अमाउंट डाल दी। अब आप जाएंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर। नाउ प्रीव्यू के बाद अब आप वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है आपका। देखिए छोटी छोटी वीडियो शायद मेरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती, बट ये एरर और इश्यूज़ जो है ना, यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। 2 एरर मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मैंने आपको कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट भी बताया, कैटेगरी बी और डी का क्या मतलब होता है और कैटेगरी ए का क्या मतलब होता है। जो हमारा डिविडेंड वाला एरर था हम उसके साथ प्रोसीड भी कर सकते थे, बट मैंने कहा क्यों रिस्क लेना, हम उसको ठीक कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं अपनी बुक्स के अंदर एंड उस वैलिडेशन को भी चेक करवा देते हैं। बाकी जो ग्रॉस रिसीट वाला एरर था वो हमने गलत जगह रिपोर्ट किया होता, उसको हमने करेक्ट कर दिया। दोनों एरर ठीक हो गए, पूरी फाइल हमारी सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है। इस तरीके से सही काम किया जाता है और मैंने आपको डेटा के बेसिस पर सारी चीज़ें दिखाई हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाकर के आप यहाँ पे अपने आधार ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं, रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको डिटेल में समझ में आया होगा किस तरीके से आपको ITR 3 फाइल करनी होती है, स्पेशली शेयर मार्केट FNO के केस में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।